गुड इवनिंग नेशन में आज का मुद्दा यही और समझने की कोशिश कि मासूमों के कितने गुनहगार। दरअसल में प्रद्युम्न मर्डर केस की जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है। इसके साथ इस बात पर भी बहस हो रही है कि स्कूल में आपके बच्चे कितने महफूज हैं। क्या स्कूल सुरक्षा की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है? आज हम इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट के साथ चर्चा की शुरुआत। प्रद्युम्न के कितने गुनहगार, स्कूल में बच्चा अटकी सांस, 15 मिनट में उजड़ गई एक परिवार की खुशियां। क्या प्रद्युम्न मर्डर केस में कोई तीसरा भी शामिल है? क्या ये तीसरा शख्स हत्या के बाद टॉयलेट की टूटी खिड़की से फरार हो गया? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ रही हैं। उस दिन क्या हुआ था? बस के ड्राइवर ने पूरे मुद्दे पर न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई खुलासे किए। 7:50 पे हमारी गेट एंट्री हो गई थी अंदर। उसके बाद मैं अपने ड्राइवरों के साथ बैठ गया हूँ और अशोक वहाँ से किस टाइम वहाँ से गया वो मुझे भी नहीं पता। तब जब ऑफिस के वहाँ से चीख पुकार होती है तो हम उस तरफ भागते। कितने बजे चीख पुकार होती है? सर ये टाइम फिक्स तो नहीं पता कि करीब 8:05 या 8 का ऐसे कुछ टाइम का था। तो हम ऑफिस की तरफ भागते हैं तो ऑफिस की तरफ बाहर मतलब अंदर से ये मैनेजर जैस थॉमस और अंजू मैडम बाहर आती हैं चिल्लाते हुए। जो जैस थॉमस उन्होंने कहा कि गाड़ी लेके आओ। मैं गाड़ी लेके आता हूँ और साइड में लगवा दी जाती है। जब तक मैं गाड़ी से उतरता हूँ बच्चे को वैगनार में बैठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो जो मेरा अशोक कंडक्टर है वो पूरा सिर से लेकर पाँव तक खून में नहाया हुआ होता है। उसके हाथ में कुछ था? नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं था, खाली हाथ था वो। तुमने कुछ पूछा नहीं उससे कि तुम्हारे पुराना दोस्त है वो 5 महीने से काम कर रहा है, तुमने पूछा नहीं कि क्या हुआ? तब उसने यही बताया था कि अंदर पहले तो वहाँ बातचीत चल रही थी कि बच्चा बाथरूम में स्लिप होके उसके लग गई है। तो और उसने जब अशोक से पूछा तो उसने ये कहा कि मैडम अंदर चिल्ला रही थी कि बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा रहा था। तो मैडम ने कहा कि बच्चे को उठा के बाहर ले चल। जांच में बहुत सारी खामियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जांच में पाया कि बस ड्राइवर, कंडक्टर और दूसरे स्टाफ की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। इसके अलावा स्कूल की बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई थी। बाथरूम में दरवाजे भी बंद नहीं हो रहे थे। प्रद्युम्न मर्डर केस के बाद स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले स्कूल बसों की बात करते हैं। उसके लिए सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस तय किए हैं। कैब्स भी चलती हैं जब पिकअप होता है स्कूलों का बच्चों के लिए। आप ये देख सकते हैं एक कैब है जो बच्चों को लेकर के आई है और इसमें भी काफी ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों तक पहुंचते हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे उतरे हैं कुल। 5 बच्चे के उतरे हैं। कितने सेफ्टी के कितने नॉर्म्स आप लोगों ने फॉलो किए हैं ये बताइए। फायर डिटेक्शन है इसमें? फायर डिटेक्शन नहीं है? पता नहीं, आपने तो वर्दी भी नहीं पहनी हुई है। सर मैं तो अभी गाड़ी लेकर आया, यहाँ पे खड़ी थी गाड़ी। गाड़ी अभी खड़ी। कितने बच्चे लेके आए? ये बच्चे तो ये लेकर आए थे सर खड़े है जो। अच्छा, बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण। ये बताओ कि अंदर फायर डिटेक्शन का कुछ इंतजाम है? बच्चों फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं है? पता नहीं सर। प्राइवेट स्कूल में बच्चे का मर्डर हुआ है। ये ऐसे स्कूल हैं जहां पेरेंट्स से मोटी फीस वसूली जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 10 सालों में प्राइवेट स्कूलों की फीस में 150% इजाफा हुआ है। 70% पेरेंट्स अपने टेक होम सैलरी का 30 से 40% हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं। बड़ा सवाल है कि इतने खर्च के बावजूद स्कूल में बच्चे सुरक्षित क्यों नहीं हैं? अभिभावकों से फीस के नाम पर सख्ती बरतने वाला स्कूल मैनेजमेंट सुरक्षा के नाम पर सख्त रुख क्यों नहीं अख्तियार करता? ऐसे स्कूलों पर सरकारी एजेंसियां हादसों के बाद ही नकेल कसने का ड्रामा क्यों करती हैं? दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। तो हमारे देश में इस वक्त 13 लाख तकरीबन स्कूल हैं जहां पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी संख्या तकरीबन 19 करोड़ है। सवाल यह कि क्या देश के स्कूलों में पढ़ने वाले 19 करोड़ बच्चे सुरक्षित हैं स्कूल में? इसी पर बात की जा रही है। 3 खास मेहमान हमारे साथ या न्यूज नेशन के स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सलील अग्रवाल साहब, आप रह चुके हैं अध्यक्ष हैं आप ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के, यूपी राज्य की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद टिक्कू साहब, आप सदस्य रह चुके हैं एनसीपीसीआर के। एनसीपीसीआर वो संगठन है जो दरअसल में बाल सुरक्षा की बात करता है, नोडल एजेंसी है। और हमारे साथ डॉक्टर साइमा खान हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं। और पहला सवाल विनोद टिक्कू साहब आपसे, जो स्कूलों में 19 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं पढ़ने, क्या आप एक पूर्व सदस्य के तौर पर यह भरोसा दिला सकते हैं कि वो सारे बच्चे सुरक्षित हैं स्कूल में? नहीं, इस चीज़ का भरोसा नहीं दिलाया जा सकता कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स पूरे देश भर में
जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं सुप्रीम कोर्ट से या फिर नेशनल कमीशन की तरफ से भी, वो भी फॉलो नहीं की जाती थी। जब भी हम कभी विज़िट पे जाते थे, पूरे देश भर में हमने विज़िट किया है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स तकरीबन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में फॉलो नहीं किया जाता था, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के गाइडलाइंस हो, चाहे वो स्कूल में व्यवस्था, सिक्योरिटी व्यवस्था की बात हो, वो फॉलो नहीं किए जाते थे। मैं बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, मॉनिटरिंग के लिए एनसीपीसीआर को प्रति स्कूल 50 रुपए का भत्ते का प्रावधान है। क्या आपको लगता है कि जो हमारा सिस्टम है दरअसल में वही प्राथमिकता तय कर देता है कि हम कितने गंभीर हैं कि सब कुछ चाकचौबंद रहे, सब कुछ बेहतर रहे? बदकिस्मती और विडंबना हमारे देश की यह है कि बच्चा जो है, जो एक सेगमेंट बच्चा है, वो एक वोट बैंक नहीं है इंडिया में जी, इसलिए उसको लेके कोई भी इतना चिंतित नहीं है। जब भी हम किसी स्टेट में जाते थे, जब भी हम किसी अथॉरिटीज़ को बुलाते थे, तो उनको हमको रेप्रिमेंड करना पड़ता था। एट टाइम जब समन करके हमको स्ट्रिक्चर्स पास करने पड़ते थे, तब जाके कहीं काम हो जाता था और बहुत सीरियसली काम करते थे। तो ये देश के 19 करोड़ बच्चों से जुड़ा सवाल है, लेकिन जैसा टिक्कू साहब कह रहे हैं, ये अफसोस की बात है, चूंकि वो वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो हमारे नीति निर्माताओं की भी प्राथमिकता में नहीं है। निधि बिल्कुल, और हमारे साथ सालिल अग्रवाल हैं, आप ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन की यूपी यूनिट से अध्यक्ष हमारे साथ हैं। अग्रवाल जी, क्योंकि इस सबसे बड़े मुद्दे का सरोकार हमारे आपके बच्चों से है, सुरक्षा को सुनिश्चित करना और मानकों का सिफर साबित होना, एग्जीक्यूशन क्यों बार बार फेल होता है? जब जारी ही नहीं होना होता तो गंभीरता के साथ एडवाइजरीज क्यों सामने आती हैं? क्योंकि एग्जीक्यूशन का फेलियर जो है उसका नतीजा हमारे सामने है। सालिल अग्रवाल जी, आप बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो वही कि जो टिक्कू साहब ने कही है कि हमारे यहाँ एडवाइज़री इशू करी जाती है, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं, वर्डिक्ट्स हैं, सब कुछ है जी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ है? उसकी मॉनिटरिंग किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट को कहा जाता है कि ये एजुकेशन इज़ द स्टेट गवर्नमेंट इशू, हालांकि संवर्ती सूची का हिस्सा है, दोनों की जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी है। और बेसिक एजुकेशन आज हमारे बात की जाती है स्किल डेवलपमेंट की, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि अगर हम नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो किस बेसिस पे करना चाहते हैं। जब छोटा बच्चा जो बेसिक एजुकेशन ले रहा है, हम उसको सुरक्षा तक नहीं दे सकते, तो हम एजुकेशन क्या देंगे? मेरे पास सीबीएसई की गाइडलाइन है साहब, और आपसे समझना चाहूँगा, आप एसोसिएशन के सदस्य के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर कितना इत्तेफाक रखते हैं? पीले रंग से बस पुती हुई होनी चाहिए, ये गाइडलाइन कहती है। क्या वास्तव में ऐसा है? जो बस की सीमा है अधिकतम वो 40 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। वो बस जिसमें बच्चे सफ़र कर रहे हैं वो कोई भी ओवरटेक नहीं करेगी। उस बस में फर्स्ट एड होना चाहिए, उस बस में पीने का पानी भी होना चाहिए। क्या ऐसा होता है कि उस बस में जीपीएस सिस्टम भी है, उस बस में सीसीटीवी की सुविधा भी है? क्योंकि ये गाइडलाइन ये सब कुछ कहती है। गाइडलाइंस मैंने कहा आपको कि बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन जब तक उसकी मॉनिटरिंग नहीं है, जब तक उसकी चेकिंग सिस्टम नहीं है, तो उसका फ़ायदा क्या है? आपने बना दी, बनाने के बाद जो है उनको हैंडओवर कर दी, स्कूल वालों ने लिया, रख लिया, आपने उसमें फाइल में लगा लिया उसको। अब उसके बाद चेकिंग कौन करे? पेरेंट्स आज की डेट में इतना डरता है, अपने बच्चे के लिए बात करने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसको रिसेप्शन से लेकर के प्रिंसिपल के रूम तक जाने तक की इजाज़त नहीं होती, लेकिन मिलने तक की इजाजत नहीं होती। विक्रम सिंह साहब, क्या वास्तव में पूरी व्यवस्था इस तरीके से पंगु बनी रह सकती है स्कूल के सामने कि जो तमाम आदेश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, सर्वोच्च अदालत की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं, उसके बाद भी सुरक्षा को मजाक बना दिया जाए और पूरा सिस्टम बैठा रहे? पुलिस महकमा क्या करता है लोकल स्तर पर? फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट क्या करता है जो एनओसी देता है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या करता है? बीएसए और डीआईएस ऑफिस क्या करते हैं? क्यों ना हो, एक विद्वान पैनलिस्ट ने यह कहा कि हमारे बच्चे वोट बैंक नहीं है जी, लेकिन जी। इनके मालिकान वोट बैंक हैं, टीचर्स वोट बैंक हैं। इसलिए जैसे रोटी की किस तरफ मक्खन लगा रहता है, यहां भली भांति इनको मालूम है कि किसकी चरण चापन करने से हमारा लाभ होगा, और वही लाभ हो रहा है। इंस्पेक्शन रिव्यू पहले 25 साल पहले आप याद करें, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल की स्कूल में जाता था तो कर्फ्यू सा लग जाता था। क्या कोई इंस्पेक्शन, कोई रिव्यू किसी तरीके का कोई है? पेरेंट टीचर्स में मजाल है किसी पेरेंट की प्रिंसिपल तक के यहाँ पहुँच जाए, मालूम पड़ता है जनरल डायर के यहाँ पहुँचना आसान है, प्रिंसिपल के यहाँ पहुँचना असंभव है। आपकी जो गाइडलाइंस है, मैं पुलिस के ऊपर आता हूँ जी, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि मोहल्ला डिफेंस सोसाइटी और नगर सुरक्षा समितियों में प्रत्येक प्रिंसिपल को शामिल किया जाए, और स्कूलों की सुरक्षा, अगर हम उनको आपदा प्रबंधन के बारे में, अग्निशमन के बारे में, बीमारियों के बारे में प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो यौन शोषण के बारे में क्यों नहीं कर सकते हैं? उनकी जो गाइडलाइंस हैं, जो बेसिक सुरक्षा है, उसके बारे में क्यों नहीं? हमें तो नहीं याद है कि इधर पिछले 10 साल में पुलिस ने भी कोई नागरिक सुरक्षा अभियान में या फर्स्ट एड में या स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों के साथ कोई बैठक करके उनको प्रशिक्षित किया है, उनके शौचालयों का निरीक्षण किया है, महिला पुलिस कर्मियों ने जाकर के गुड टच और बैड टच के बारे में ब्रीफ किया है, और लॉ की जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में कोई जानकारी दी है? जी, ये प्राथमिकता में नहीं आप कह रहे? प्राथमिकता में है ही नहीं।
कोई जानना ही नहीं चाहता, कुछ करना ही नहीं चाहता इसलिए। जी, क्योंकि यहाँ के अंधेर देख लीजिए कि जो चाकू मिला है जिससे हत्या हुई है बच्चे की, प्रिंसिपल और उनके तंत्र ने, मैनेजमेंट तंत्र ने ये उसको उत्प्रेरित किया है ड्राइवर को कि तुम ये कह दो कि ये हमारे किट का, हमारे टूल किट का एक अंग है और प्रिस्क्राइब्ड है। अब इससे ज़्यादा अंधेर क्या है? आप तो खुद ही एविडेंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चाकू आला कत्ल को कह रहे हैं कि ये तो एसेंशियल पार्ट था बस के टूल किट का। वेरिफिकेशन आप ना कराएं तो हमारी प्रायोरिटीज में तो कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर साइमा खान है, आप मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साइमा खान, ये बताइए वो कौन सी ऐसी मनोदशा होगी या ऐसी कौन सी ये मानसिक स्थिति होती है, विकृत मानसिकता का उदाहरण यहाँ पर हम दे सकते हैं कि इस तरह का वाकया सामने आता है, बार बार इस तरह के वाकये सामने आ रहे हैं। चूंकि आप मनोवैज्ञानिक हैं, उस मनोदशा को समझना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, यहाँ पे तो ऐसा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। स्कूल कहता है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स कहते हैं स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर स्कूल जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल देता है। ऐसे ही ये एक तरीके से बग जो है वो पास होता जा रहा है, एक के ऊपर एक के बाद दूसरे के पास, एंड इससे कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर एक स्टेक होल्डर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंसान जो है वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ये हमारी मानसिकता है कि हम अपनी गलती को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होगा कि हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और वही अगर आप देखें जितने भी केसेस आए हैं, ये सिचुएशन यही बता रही है कि एवरीबडी इज डिफेंडिंग देमसेल्व्स, और इस डिफेंस में जो लॉस हो रहा है वो बच्चों का हो रहा है। और यहाँ पे उनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ रहा है आप ये देखिए, माँ बाप के मानसिकता पे क्या असर पड़ रहा है, आप इसको हमें गौर फरमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मेंटल एंड फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इज एट स्टेक। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में टिक्कू साहब, जो गाइडलाइंस हैं सीबीएसई की, हालांकि देश में 17,000 के आसपास ही केवल सीबीएसई के स्कूल हैं, लेकिन ये गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर किसी बस ड्राइवर का 2 बार चालान भी हो गया है किसी वजह से, तो भी वो हकदार नहीं है कि वो स्कूल में बच्चों को लेकर जाए और उस बस को चलाए। क्या एनसीपीसीआर के स्तर पर या स्टेट के स्तर पर भी एक ऐसा कमीशन होता है आरटीई के वजूद में आने से पहले से? क्या वो कमीशन भी इस बात की जाँच करता है कि दरअसल में वो तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ भी किस तरीके से काम कर रहा है स्कूल में, और क्या कमियाँ सामने आ पाई हैं कभी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर साइमा से इस बात पे एग्री नहीं करता कि स्कूल ये कहता है कि मैं अपना पल्ला झाड़ दूँ और मैं कहूँ कि ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है या सरकार की जिम्मेवारी है। जब एक बच्चा घर से निकलता है तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि वो बच्चा सुरक्षित वापस घर पहुँचे, ये पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। और इस पूरे प्रकरण में, पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी जिक्र नहीं आया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का रोल कहाँ है। वही तो सवाल है, करते क्या है? क्वार्टरली इंस्पेक्शन विजिट करने का है और रिपोर्टिंग करने का है, वो सिस्टम क्यों मिसिंग है? तो वो सिस्टम बनकर रह गए सर? आपके हिसाब से डीआईएस और बीएस से क्या बनकर रह गए हैं अब जिलों में? डीएस ये सिस्टमिक फेलियर है, कंप्लीट सिस्टमिक फेलियर है। और इसमें कोई स्कूल ये नहीं कह सकता कि मैं प्राइवेटली मैनेज हूँ इसलिए मेरा कोई लागू नहीं होता। दैट कैन नॉट बी, वो माना नहीं जा सकता, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हर एक स्कूल पूरे भारतवर्ष में हर एक स्कूल इज अंडर द एम्बिट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल निधि, ये समझना होगा कि ये शिक्षा ऐसा विषय है जिसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की है। 13 लाख स्कूल हैं, 19 करोड़ बच्चे हैं, और उसके बाद भी जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ मजाक बना हुआ है हमारे। तो दोषारोपण से ज्यादा बेहतर ये होगा कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझा जाए, और जो एडवाइजरीज का जिक्र हम सिर्फ कागजों पे करते हैं उसका एग्जीक्यूशन भी सटीक तरीके से हो जाए, क्योंकि हमारा सरोकार इस मुद्दे से ज्यादा इस बात पर है कि आपके और हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज रह पाएं, क्योंकि हर कोई खौफजदा है अनुराग आज के इस वक्त में। तो सुने सरकार, क्योंकि सवाल हैं हजार सवाल, इसी क्योंकि हर एक सवाल का सरोकार हमारे और आपके मासूमों के साथ है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले 10 साल में प्राइवेट स्कूल्स में फीस में 150% का इजाफा हो चुका है। वो पैसा आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन आपका मासूम जब स्कूल जाता है तो क्या वो वहां पर सुरक्षित है? ये बुनियादी सवाल है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, आपसे समझना चाहूंगा, जितने महकमे सर हमने गिनाए शुरुआत में, क्या कभी जिले के स्तर पर, मंडल के स्तर पर, राज्य के स्तर पर ऐसी कोई बैठक होती है जिसमें स्कूल को लेकर भी विमर्श हो? ये दोनों जगह होनी चाहिए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो मासिक प्रशासनिक बैठक होती है उसमें, और जो पुलिस अधीक्षक के यहाँ होती है उसका एक बिंदु अपराध समीक्षा जब की जाती है कि स्कूलों की सुरक्षा, आजकल जब उग्रवादियों की
क्रियाकलाप पर आप अंकुश रखना चाहते हैं तो उसमें स्कूलों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, बेसिक जो और भी गाइडलाइंस आती हैं उसकी समझ मैंने सॉफ्ट टारगेट माना जाता है, सॉफ्ट टारगेट माना और यहाँ पर तमाम जो इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं इस घटना के बाद, उसमें कोई भी व्यक्ति सीधा स्कूल में चला जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है उससे। इसीलिए तो हमारे स्कूल जो है हमारे बच्चों के शहीद स्मारक बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस विषय को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। हमने कोई भी ऐसी गाइडलाइंस का अनुपालन, एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट यानी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, जो कमियां थी उनकी समीक्षा, क्या एक मिसाल बता दें जहां प्रिंसिपल या टीचर दंडित हुआ हो क्योंकि उसने एक कमी थी उसके व्यवहार, कार्य और आचरण में? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है स्कूलों की सुरक्षा को लेकर थी। तो महाबहस जारी है लगातार, आप देख रहे हैं गुड इवनिंग नेशन। स्कूल और समाज, मासूमों के कितने गुनहगार? खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने, लेकिन इस बीच हमारे साथ संदीप खैरवार जो है उनका एक रिएक्शन सामने आ रहा है, वो सीपी हैं गुरुग्राम से, उनको सुनते हैं फिर वापस लौटेंगे। देखिए ये जो देखिए हमारा इस समय जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन चल रहा है, एक एक करके हम विटनेसेस का एग्जामिन कर रहे हैं और जो हम कड़ियां जोड़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। अब क्या डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है, क्या उन्होंने कहा, ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा आप लोगों के साथ शेयर करना, परंतु इतना मैं आपको बता सकता हूं दैट इन्वेस्टिगेशन इज ऑन द राइट ट्रैक एंड वी आर ट्राइंग टू गैदर ऑल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस टू corroborate or maybe demolish some statements or some versions which come out, so that we are able to piece together a very comprehensive and meaningful story which we देखिए हमारे पास गवाही आ रही है तरह तरह की, we are getting oral evidence also, we have collected forensic evidence and we are also in the process of collecting documentary evidence। तो गुरुग्राम के सीपी बता रहे हैं कि प्रद्युम्न मर्डर केस की जांच चल रही है, आरोपी पुलिस हिरासत में है। दुष्कर्म के आरोपों को लेकर कई तरीके की थ्योरी सामने आ रही है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसके लिए अलावा कल केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अहम बैठक लेने वाले हैं। शहर शहर महफूज नहीं है मासूम, कहीं स्कूल में मर्डर तो कहीं फिरौती के लिए हत्या। प्रद्युम्न हत्याकांड से पूरा मुल्क हिल गया है। स्कूल में बच्चे कितने सुरक्षित हैं, हर परिवार यही सवाल पूछ रहा है। प्रद्युम्न मामले की जांच चल रही है। दुष्कर्म को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो हमें उससे पूछताछ करनी थी वो हमारी पूछताछ पूरी हो चुकी है। हमने 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया था, वो पूरा हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया अशोक ने? ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमें जो जरूरत थी वो उसने बताया है और हमें जो है वो संतुष्टि हो चुकी है। सर क्या एविडेंस मिले हैं? सर पहले भी उसने किसी बच्चों के साथ इस तरह की कोशिश की थी या क्या अभी तक ये सामने आया? अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया जो हमने रिमांड के दौरान। सर मर्डर के अंदर जो अशोक साहब की पूछताछ, क्या किसी और का हाथ भी लग रहा है अशोक के अलावा अभी तक? नहीं, ये क्लियर हो चुका है कि इसमें अशोक ही है और अशोक ने ही मर्डर की। सेक्सुअल असॉल्ट की पॉसिबिलिटी बॉडी पे कोई फाइंडिंग्स नहीं है, ऐसी बॉडी पे कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं है। सैंपल का स्वाब जो लिए हैं उससे कंफर्मेशन आता है, वो एक अलग बात है। लैब में जाएगा, उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। मामले में आरोपी कंडक्टर को 18 सितंबर तक जेल भेज दिया गया है। बच्चे कैसे महफूज होंगे, ये अहम सवाल है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में अपील की गई है कि बच्चों की सुरक्षा की गाइडलाइंस को स्कूल लागू करे। 2 महिला वकीलों ने पूरे मामले में याचिका दाखिल की है। इस मुद्दे पर बुधवार को केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और प्रकाश जावड़ेकर अहम बैठक करेंगे। NCPCR, CBSE, NCERT और केंद्रीय विद्यालय के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और इस चर्चा में शामिल हो चुकी हमारे साथ रेखा अग्रवाल, आप सीनियर एडवोकेट हैं। रेखा जी, ये कौन सा विकल्प कहा जाए या कैसा ये विकल्प कहा जाए कि कोई भी मामला क्यों ना हो, सिस्टम का फेलियर सामने आता है, अलग अलग विभाग जो है वो इसके लिए गठित है जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन हर रास्ता घूम फिर कर सीधा कोर्ट पर जाता है। कोर्ट ही जो है सबके लिए जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, बावजूद इसके कि अलग अलग विभाग पहले से मॉनिटरिंग के लिए मौजूद। देखिए, सबसे बड़ी बात जो एक प्रजातांत्रिक देश के अंदर होती है, और भारत एक बहुत बड़ा मिसाल है उसके अंदर, वो है हमारा जुडिशियल सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं पर भी फेलियर हो जाए पर उसके ऊपर कानून है। चाहे कितने भी हम कहें कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एंगल हो सकता है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हो सकता है, पर सबसे ऊपर जो हमारे भारत का संविधान आता है, और एक कानून का हिस्सा होने के नाते मैं यही कह सकती हूँ कि मुझे कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास है। बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर इस केस के अंदर जो लग रहा है प्रद्युम्न के केस के अंदर कि कहीं पर एक सिस्टम का फेलियर हुआ है। किस तरह से स्कूल ने इतनी लापरवाही बरती और कि एक स्कूल के बाथरूम के अंदर ही जो है जो बच्चा है
है, 5 मिनट के अंदर उस बच्चे का खून हो गया, और वो भी किसने खून किया? स्कूल के ही बस के कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तो उठता है कि क्या हमारे बच्चे कहाँ पर महफूज होंगे? माँ बाप ये सोचते हैं कि हम स्कूल भेज रहे हैं, जो स्कूल की अथॉरिटीज़ हैं हमारे बच्चे की रक्षा करेंगी, सिक्योरिटी रखेंगी। ये एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। इसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बुक किया गया है, मेरे हिसाब से बहुत कम है। और सेक्शन 304 आईपीसी के तहत कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मर्डर के मामले में स्कूल के अथॉरिटीज को बुक करना पड़ेगा। लेकिन सलील अग्रवाल साहब, जाके कोर्ट का ही एक सवाल आपसे भी, और वो सवाल ये कि आंकड़े मेरे सामने हैं जो बताते हैं कि 2007-8 में इस देश में सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे उनकी संख्या लगभग 72% थी। 2014 में वो घटकर 62% हो गई। यानी सरकारी स्कूलों को छोड़कर बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ आए, अभिभावक प्राइवेट स्कूल की तरफ आए, तब जबकि इन्हीं 10 सालों में जो फीस है उसमें 150 गुना 150% का इजाफा हुआ। क्या आपको लगता है कि उस दौर में जब नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, मॉनिटरिंग तंत्र को कैसे बेहतर किया जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि बच्चे स्कूल में सुरक्षित हैं, इस पर भी ईमानदारी से विचार हो? बिल्कुल इस पर विचार होना चाहिए। और इसमें जब हम ये कहते हैं कि ये एक स्टेट मैटर सब्जेक्ट है, तो स्टेट लेवल पर इसकी रेगुलेटरीज़ और इसके मॉनिटरिंग सिस्टम को बनाना चाहिए, और स्टेट लेवल फिर आगे जा कर के अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ पर बनाए। जब वो चलेगा तभी कुछ हो सकता है। जब तक गाइडलाइंस प्रॉपर स्टेट लेवल पर प्रॉपर नहीं होंगी, तो वो स्टेट कोई भी मैनेजमेंट होता है स्कूल का, वो सीधा का सीधा या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैनेजमेंट को सीधा अंगूठा दिखा देता है और कहता है कि आपके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है इसको रोकने की। और अगर कोई बाई चांस जो है एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरीके का कोई एक्शन ले किसी भी एक रूल्स रेगुलेशन के ऊपर, तो वो उठा करके हाई कोर्ट वगैरह में जाकर के वहां से स्टे ले आते हैं। डॉक्टर साइमा खान, आपसे समझना चाहूंगा 2 बातें। पहली बात तो ये कि जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कही और मेनका गांधी ने कही, वो ये कि कोशिश ये की जाए कि नॉन टीचिंग स्टाफ भी अगर महिला हो सकें तो ज़्यादा बेहतर है, ड्राइवर भी अगर महिला हो सकती हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या आपको लगता है कि ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है तब जबकि सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहा है? ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि महिला ड्राइवर होगी या महिला ही हेल्प कर पाएगी। सोल्यूशन यहाँ पे हमें ढूंढना है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक ना करें, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप यस रिपोर्टिंग के टाइम पे अगर एक फीमेल बच्ची है, उसके लिए रिपोर्टिंग के टाइम अगर एक फीमेल एडमिनिस्ट्रेटिव या एक टीचर हो रिपोर्टिंग के टाइम, तब तो वो एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए इट डज हेल्प। बट हर जगह एक फीमेल जेंडर को अगर आप आगे कर रहे हैं, वो रेजोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे हमें मानसिकता के ऊपर भी फोकस करना है। क्या आपको लगता है कि संवाद स्थापित होना भी बहुत जरूरी है परिवार में भी, कमी है तो खासकर तब जबकि इस तरीके की घटनाओं को कम से कम शेयर करें बच्चे घर में आके? क्या आपको लगता है कि उस तरीके के माहौल की भी जरूरत है और उस पर भी काम करने की जरूरत है? मुझे आवाज नहीं आई। बिल्कुल साइमा जी, जो बेहतर तालमेल है वो घर से शुरू होना चाहिए। संवाद की शुरुआत घर से होनी चाहिए, फिर आप स्कूल में निकलते हैं, महिलाएं बाहर निकलती हैं, बच्चे, हर कोई जो है घर से बाहर निकलते हैं। शुरुआत अगर वहां से हो तो जो चीजें हैं जमीनी स्तर पर बेहतर हो सकती हैं। डॉक्टर साइमा, मैंने मिस कर दिया है आपका क्वेश्चन, क्या आप रिपीट कर सकती हैं? विनोद टिक्कू हमारे साथ हैं, फॉर्मर मेंबर है एनसीपीसीआर के। विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा था, जो अभी आपने बताया कि क्या महिला के होने से ये सुझाव होगा, ये केंद्रीय मंत्री के स्तर पर। मैं आपको याद दिला दूं कि गुड़गांव में ही 2013 में एक स्कूल है, वो भी इतना ही बड़ा स्कूल है, जहाँ पे बच्चियों का यौन शोषण 2 महिलाएं मेड ही कर रही थी। जी वो केस हमारे संज्ञान में आया था और हमने उसमें उसी में हमने गाइडलाइंस इशू करी थी। पूरे हरियाणा सरकार के लिए हमने गाइडलाइंस इशू करी थी कि बच्चों की सेफ्टी को लेके सीसीटीवी कहाँ कैसे लगाने जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन इन सबके बीच में विक्रम सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि जो अभिभावक हैं, जो समाज है, उसको भी आगे आना होगा और जागरूकता का स्तर बढ़ाना होगा? ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। सीबीएसई के पास स्कूलों में फीस हाइक की जो शिकायतें पहुंची हैं वो मजाक है एक तरीके से। उत्तर प्रदेश से दिल्ली से केवल 2 शिकायतें पहुंची विक्रम सिंह साहब सीबीएसई के पास कि 2 स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। यौन शोषण की बात हम कर रहे हैं, बच्चों के शोषण की हम बात कर रहे हैं। एनसीपीसीआर जिसके टिक्कू साहब बैठे हुए हैं, 4 साल में केवल 1200 शिकायतें।
देखिए, ये बहुत ही अनकन्विंसिंग रिपोर्ट्स हैं और बहुत अनकन्विंसिंग स्टैटिस्टिक्स हैं जी। और हम जब बात करते पहले वाले बिंदु पे कि महिलाओं को करने से सबका समाधान हो जाएगा, ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स है जी। आप पहले अपनी जो माइंड की वायरिंग है इसको सही करें। जो व्यवस्था है हमारी, इसको पहले अगर हम 30 साल पहले कर लेते थे, यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड जी। आप डिसमिसल कीजिए, अब ये कुर्बानी मांग रहा है जो आपके नहीं कर। एक चेकलिस्ट बनाइए। सर 30 साल में तो हम अपनी शिक्षा नीति बनाते हैं, प्राथमिकता तो हमारी यही दर्शाता है, यही दिखा देती प्राथमिकता। और समाज की जो सहभागिता की आप बात कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है शरीर की मौत के पहले, यहाँ पे शिक्षा, पुलिस, शासन, प्रशासन, राजनीति, प्रबंधन तंत्र सबने फेल किया है हमारे बच्चों को। लेकिन सलील साहब, हाँ, मेरा भी स्कूल के स्तर पर भी एक जो पेरेंट्स की भागीदारी होती है वो किस तरीके की होती है? आरटीई के बाद तो ये तय हो गया कि 2 सदस्य कम से कम अभिभावक होंगे हर स्कूल में। वो एक डमी बनाई जाती है जी। सबसे मजाक की बात यही है, सबसे तो वो नहीं देखते हैं कि सीसीटीवी चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं बताता हूँ आपको इसका पूरा गेम। एक्चुअली क्या है, बहुत संक्षेप में ये है कि सीबीएसई की गाइडलाइंस में जो है, जो उन्होंने एफिलिएशन गाइडलाइंस बनाई है, वहाँ पीटीए वर्ड लिख करके छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेट के ऊपर छोड़ दिया कि वो पीटीए की कोई गाइडलाइंस बना दे। पीटीए की कोई गाइडलाइंस होती नहीं है, तो अपने अपने तौर पर जहां पर भी जिस स्टेट में बनी है वहां पर तो वो लोग किसी तरीके से उसके हिसाब से बना लेते हैं, और जहां पर स्टेट में नहीं बनी हुई है वहां पर वो अपने हिसाब से उसको फॉर्म कर लेते हैं। वो भी मजाक है। और वो इस तरीके से उसमें इलेक्शंस होते हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इलेक्शंस मतलब इतने पॉलिटिसाइज किए जाते हैं कि आपने बड़े लेवल पर भी इतने पॉलिटिक्स नहीं देखी होगी जितने पीटीए के इलेक्शंस में पॉलिटिक्स होती है। वहां पर कोशिश ये की जाती है कि जो पेरेंट्स आगे चल रहे हैं, कुछ रेज करते हैं वॉइस, उनको किसी भी तरीके से अंदर नहीं आने दिया जाए। ठीक है, लेकिन जो अंदर जा रहे हैं सवाल तो उनके ऊपर भी है कि वो किस तरीके की नैतिकता दिखा रहे हैं। निधि, वो नैतिकता कुछ नहीं दिखाते हैं, उनसे बिल्कुल साइन कराए जाते हैं। उनको मीटिंग्स में कभी बुला लिया, नहीं बुला लिया, नहीं तो उनसे साइन करा लिए जाते हैं। जवाबदेही तो उनकी भी, उनके बच्चों की फीस तक वेवर कर दी जाती है जी। उनके बच्चों की कितने ही स्कूलों से हमें पता चलता है, उनके बच्चों की फीस या तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तक में वेवर कर दी जाती है। रेखा जी, आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे, ऐसी स्थिति में जब तमाम जानकार कह रहे हैं कि सिस्टम फेल हो चुका है एजुकेशन का जमीनी स्तर पर, क्या अफसोसजनक तरीके से यही उम्मीद की जाए कि यहाँ भी रास्ता सर्वोच्च अदालत की तरफ से ही निकलेगा? 3 हफ्ते का समय दिया है अलग अलग पक्षों को सर्वोच्च अदालत ने। बिल्कुल, और जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक वकील होने के नाते मुझे अपने देश का जो कानूनी सिस्टम है उसके ऊपर पूरा भरोसा है, और आखिर के अंदर चाहे कितना भी किसी ने भी गलत काम किया हो उसको सज़ा तो कानून के तहत ही मिल सकती है। ये कोई तालिबानी देश नहीं है कि भाई हमने आज अशोक को पकड़ा तो उसको मार डालो, उसको पत्थर से मार डालो, उसको गली के नुक्कड़ के ऊपर उसको फांसी दे दो। वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आखिर के अंदर उसका जो सज़ा जो है वो कोर्ट के मार्फत ही मिलेगी, वो ही एक दुनिया के अंदर नजीर बनेगी। लेकिन सवाल नीति निर्माताओं पर भी रहेगा, डे टू डे ट्रायल हो तब जाके इसका फैसला हो सकता है। उन 19 करोड़ बच्चों के भविष्य को लेकर जो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं तो वहां 1.25 लाख रुपए 1 साल फीस देते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे सुरक्षित तरीके से तालीम हासिल कर सकें। निश्चित तौर पे मैडम से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। सलिल जी, समय पूरी तरीके से समय का अभाव हमारे पास है, आप सभी लोग स्टूडियो में आए, खास चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग नेशन जारी है लगातार।